बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो लोग अपने नील रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं या कुछ ऐसे हजरात जिन्होंने अपने असासे बहुत कम शो किए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एफबीआर ने क्रिएट कर दिया है कि एक जो नया लॉ पास हुआ है रिसेंटली, टैक्स लॉ अमेंडमेंट जो की गई है, कानून के अंदर जो तब्दीली की गई है टैक्स लॉ के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि एक बंदा जो है वो एलिजिबल पर्सन तब माना जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी प्रॉपर्टी खरीदने में या कोई गाड़ी वगैरह खरीदने में, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी अगर वो प्रॉपरली अपना पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। एंड का लफज है, ये आप देख सकते हैं, एंड का लफज है, इसका मतलब कि दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होंगी और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सफिशेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, या अगर कंपनी और एओपी है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सफिशेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वो बंदा जो है एलिजिबल पर्सन कहलाएगा और उसके ऊपर जो है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर, बैंक अकाउंट ऑपरेट करने में या गाड़ी वगैरह खरीदने में या म्यूचुअल फंड्स और दीगर सिक्योरिटीज़ वगैरह की खरीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो अब अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह में सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है आपके, ठीक है, सफिशेंट रिसोर्सेज क्या है? सफिशेंट रिसोर्सेज को भी डिफाइन कर दिया है एफबीआर ने खुद ही कि शैल मीन, ये आप देख सकते हैं, 130% ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट्स। ठीक है जी, 130% जो है कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट्स का, उसको सफिशेंट रिसोर्सेज माना जाएगा, डिक्लेयर्ड बाय पर्सन इन वेल्थ स्टेटमेंट फाइल्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। ठीक है, यानी कि अभी जिस तरह 2025 का टैक्स ईयर चल रहा है, तो 2024 में देखा जाएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपके जो कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट्स हैं उनका 130%, 130%, ठीक है, 130%, जैसे 1 करोड़ रुपये आपने डिक्लेयर किया था, और अब जो है सफिशिएंट रिसोर्सेज क्या माना जाएगा? 1 करोड़ 30 लाख को। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अमाउंट है इसको सफिशिएंट रिसोर्सेज माना जाएगा। अगर आप इससे ऊपर वाली छलांग कोई मार रहे हैं और आप ये कोई और उसमें जो है चक्कर चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक अलग चीज़ है कि आप कोई चीज़ बेचते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप शो कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी बेची, प्रॉफिट हो गया, वो अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं हो रही। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि कैश आपका पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपए का, तो अब 1 करोड़ 30 लाख तक आप जो है वो परचेज कर सकेंगे उसमें। ठीक है, सिंपल आपका कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, और उसमें आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास 1 करोड़ रुपए ही है, टोटल मेरे एसेट्स 1 करोड़ रुपए है, तो अब 1 करोड़ 30 लाख तक की परचेज कर सकेंगे। अब इससे ऊपर आप जाते हैं तो आप जो है वो सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगे, इन एलिजिबल पर्सन के अंदर आप शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये कंडीशन जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी पे भी लागू कर दी गई है। नीचे आप देख सकते हैं कि चूंकि आप जानते हैं कि अब एओपी और कंपनीज की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पे हम साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करते हैं और उसके अंदर उनके जो बेसिकली वेल्थ है वो डिक्लेयर की होती है। ठीक है, तो अटैचमेंट के अंदर जो हमने डिक्लेरेशन की होती है उसी को देखा जाएगा, वहाँ से देखा जाएगा कि इनकी माली हैसियत क्या है। ठीक है, अगर माली हैसियत उनकी बनती है तो उनको अलाउ किया जाएगा, वो एलिजिबल पर्सन कहलाएंगे। अगर माली हैसियत उनकी नहीं बनती तो इन एलिजिबल पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है, तीनों के ऊपर ये चीज़ यकसा जो है एफबीआर ने लागू कर दी है। तो अब परेशानी उन लोगों को है जिन्होंने अपने एसेट्स कम शो किए हुए हैं या ज़ीरो शो किए हुए हैं, उनको ख़रीदो फरोख्त में, अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट करने में, दीगर मामलात में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब वो सिर्फ यही दुआ करें कि जब इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर 2025 जारी किया जाएगा जो अभी, तो उसके अंदर उनका नाम कहीं एफबीआर शामिल ना कर दे। अगर एफबीआर ने उनका नाम शामिल कर दिया तो बहुत ज़्यादा परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ सकता है।